नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। हमारा भारत में आज चुनावी जंग जिसकी लपटें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के महायुद्ध में जुबानी गोलियां चली तो वहीं झारखंड के पहले दौर के मतदान से पहले चुनाव प्रचार तीखे हो रहे हैं। तो हमारा भारत में आज 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पर विशेष कौन, कहां, किसने, किससे, क्यों कहा, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब आगे, पहले प्रधानमंत्री का मिशन महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र में थे। आज पीएम मोदी की अकोला नांदेड़ में रैली हुई। पीएम ने कहा कि आज के दिन ही राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और इस फैसले के बाद देश भर में लोगों ने संवेदना का परिचय दिया। नांदेड़ में पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति के समर्थन में एक लहर चल गई है। हर किसी की जुबान पर एक ही नारा है, बीजेपी महायुति आहे, तरगति आहे, महाराष्ट्राची प्रगति आहे। यानी महायुति है तो गति है, प्रगति है। महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जनता राज्य को महाघोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देगी। चुनाव महाराष्ट्र में वसूली डबल हो रही है, कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी घोटाले करके चुनाव लड़ रही हो, वो चुनाव जीतने के बाद कितने घोटाले करेगी। हमें महाराष्ट्र में बहुत सावधान रहना है। हम महाराष्ट्र को महाअघाड़ी के महाघोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देंगे। तो पीएम ने महाविकास आघाड़ी पर बड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया कि आघाड़ी लोगों को जाति में बांटना चाहती है। इसलिए पीएम ने नारा दिया, एक है तो सेफ है। आप याद रखिए, जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी। फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति को सूट करता है कि ओबीसी जातियां आपस में लड़ती रहे। कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक ओबीसी पीएम है। कांग्रेस की राजनीति को सूट करता है कि ओबीसी समाज की जातियां आपस में लड़ती रहे। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है। वो सबको साथ लेकर चल रहा है। इसलिए वो ओबीसी की पहचान खत्म करके अलग अलग जातियों में बांटने का खेल खेल रही है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में से जब से 370 हटा है, आतंकवाद की कमर टूटी है, लाल चौक में तिरंगा फहराया गया है, दिवाली घाटी में मनी है, कश्मीर विकास को नई गति मिली है। जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए, वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? लाल चौक में तिरंगा फहराया कि नहीं फहराया? लाल चौक में लोगों ने दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? वहां अलगाववादी
अलग थलग पड़ गए कि नहीं पड़ गए? इतना ही नहीं, कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। लेकिन इससे परेशान कौन हुआ? सबसे ज्यादा परेशान हुआ पाकिस्तान और दूसरा कांग्रेस और उसके साथी। वहीं झारखंड में विधानसभा के पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार चरम पर है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन झारखंड मोड में थे। अमित शाह ने छतरपुर में रैली की और राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी कितना भी षड्यंत्र कर ले, बीजेपी अल्पसंख्यकों का आरक्षण नहीं होने देगी। राहुल गांधी को चेताते हुए उन्होंने कहा कि आपके मन में जो भी षड्यंत्र है, जब तक बीजेपी है तब तक अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी को आरक्षण बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया है। आप इसका अपमान नहीं कर सकते। युवाओं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी कहां जाती है? बताओ कहां जाती है? बेच नहीं दे रहे हैं, घुसपैठिए को दे रहे हैं, घुसपैठियों को दे रहे हैं। मुझे बताओ, झारखंड में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अंत तक बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं और हमारे युवाओं की रोजगारी लेकर जाते हैं, हमारी बेटियों से शादी करते हैं, उनकी भूमि हड़प कर जाते हैं। मैं आपको वादा करने आया हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अदिति फडणवीस, जो पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। अदिति, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री मिशन महाराष्ट्र मोड में दिखे और एक हैं तो सेफ हैं का नारा वहां उन्होंने लगाया उस चुनावी भाषण में। ऐसे में उनके विरोधियों को इसका तोड़ जरूर निकालना होगा महाराष्ट्र में। निश्चित तौर पर ये जो पूरा ओबीसी और ये जो जिस तरह से उल्लेख किया है प्रधानमंत्री ने जातियों का, वो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज से नहीं कई सालों से। और ये पूरे आरक्षण के मामले में भी ये तो सबको मालूम है कि आरक्षण के मामले में मराठा आरक्षण को लेके जितनी खींचतान हुई है जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उसमें और महायुति में, वो तो सबको मालूम है। अब सवाल ये है कि अगर आरक्षण का मामला बार बार उठता है तो उससे फायदा किसको होता है और किसको, मतलब किसकी दुखती रग पर प्रधानमंत्री उंगली रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो निश्चित तौर पर एक मुद्दा है कि मराठा आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलता है तो किसको नुकसान होगा, क्योंकि आरक्षण की जो झोली है वो तो 100% ही है, अब उससे ज़्यादा तो आप दे नहीं सकते हैं। और यदि आप को मराठा को आरक्षण देना है तो किसी और से लेना पड़ेगा। तो ये सब सवाल हैं लोगों के दिमाग में। और लेकिन मेरे ख्याल से उससे बड़ा सवाल महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का है और इनइफेक्टिव गवर्नेंस का है। तो लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र को जनता इस बार महाघोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देगी। तो एक तरह से उस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण में आगे लोगों के आगे रख रहे हैं। निश्चित तौर पर, और मेरे ख्याल से जो इस समय की सरकार है वो इस बात से बहुत अच्छी तरह से अवगत है
कि हर ताल्लुक में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में आपको अपना काम कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो और मतलब लोगों को ये भी लगता है कि अब पता नहीं कल हम एमएलए रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो जितना बटोर सकते हैं उतना अभी बटोर लो। और ये जो सोच है, ये मेरे ख्याल से बहुत गहरी तरह से लोगों के दिमाग में घुस गई है। तो और हमको मालूम है कि किस तरह से पार्टियों की तो टूट हुई है। पार्टियां जो पहले पार्टियां थी वो अब पार्टी उस स्वरूप में नहीं है। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से चुनाव में। जाति का मुद्दा भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा है जितना सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार क्यों नहीं कर रही है, इस बात को लेके लोग काफी नाराज हैं। जी अदिति, महाराष्ट्र पर एक आखिरी सवाल। जब प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण में कहते हैं कि विरोधियों के बर्दाश्त नहीं कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, तो एक ऐसे में वो एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसका फायदा होगा जरूर। अब होगा या नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये बात कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये बात अन्य जगहों पर भी कही है, अन्य कैंपेनों में भी कही है। तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जाति तोड़ती है और फिर अगले वाक्य में, अगले आपकी तकरीर में अगला सेंटेंस ये है कि मैं ओबीसी हूं और मुझे प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो इसका मतलब कि सरकार, मतलब भारत एक बहुत ही महान देश है। तो अब इसमें मतलब आप कह रहे हैं कि जाति का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर उसी सांस में कह रहे हैं कि मैं एक पिछड़ी जाति का हूँ। तो मेरे ख्याल से ये तो एक विरोधाभास है जो कि सबको समझ में आ जाएगा। जी, झारखंड पर बात करें। आज गृह मंत्री झारखंड में थे। पहले दौर का जो मतदान है वो कुछ ही दिनों दूर है। ऐसे में बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ का मामले को एक बड़ा मुद्दा वहां बना रही है। क्या वहां की जनता या फिर जो आदिवासी बहुल समाज है उसे ये समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आदिवासी बहुल समाज दो ध्रुवों में बटा हुआ है। एक गुट ये सोचता है कि निश्चित तौर पर लोग बाहर से आ रहे हैं और वहाँ लोकल लड़कियों से शादी कर रहे हैं और आदिवासी लड़कियों की जो ज़मीन होती है, उनका जो हक होता है, उसे छीन रहे हैं। लेकिन ये कोई मतलब अप्रत्याशित नहीं है, ये और जगहों पे भी हो रहा है और होता रहेगा जब तक कि हमारा बॉर्डर सिक्योर ना हो। बांग्लादेश और झारखंड एक कॉमन बॉर्डर दोनों में है। लेकिन उससे बड़ा एक सवाल ये है कि आदिवासी समाज को क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लाएंगे या नहीं लाएंगे, और उसका क्या असर पड़ेगा आदिवासी समाज में और आदिवासी प्रथाओं में। सबको मालूम है कि आदिवासी सरना को ज़्यादा मानते हैं, जो प्रकृति के भगवान हैं उनको ज़्यादा मानते हैं। और हिंदू पूरी सिस्टम में जो हिंदू भगवान और गॉड्स गॉडेसेस वगैरह हैं, वो उनके लिए गौण हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरे ख्याल से आदिवासी हेमंत सोरेन इसी बात को बार बार इस पे जोर डाल रहे हैं कि हम अपनी प्रथा, अपनी जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, उनको उन पे कोई समझौता नहीं करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अदिति फडणवीस आपका। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर भी नहीं, ऐसे में हमले तीखे वहाँ हो रहे हैं, जुबान की जंग तेज़ हो गई है। कोई गोली मारने की बात कर रहा है तो कोई किसी को अंग्रेज़ का क्रूर जनरल से तुलना कर रहा है। महाराष्ट्र में सत्ता की जंग में नेता जबानी तीर नहीं, जबानी गोलियां चला रहे हैं। कुडाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे नारायण राणे ने ऐसे ही हिंसक बयान दिया है। राणे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि उद्धव हिंदुत्व की बलि देकर मुख्यमंत्री बने थे।
और उनकी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में 25 सीटों से कम पर सिमट जाएगी। शिवसेना या पक्षाचा हा प्रमुख बाळासाहेबांचा पुत्र एका सभेला म्हणतो, काय म्हणाला, अहो सोसायटीमध्ये तुम्हाला जर परवानगी द्यायची असेल, बकरी ईदला द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा. मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोलल्यावर. खरं सांगतो, एवढे कडवड होते बाळासाहेब. शरद पवार के पोते रोहित पवार भी इस बार मैदान में हैं। रोहित महायुति पर तीखे वार कर रहे हैं। रोहित देवेंद्र फडणवीस पर द्वेष फैलाने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। हाल ही में एक सभा के दौरान उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तुलना क्रूर अंग्रेज जनरल से कर दी। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। या महाराष्ट्रामध्ये जो द्वेष पसरवला जातोय आणि द्वेष जर कुणी पसरवत असेल तर त्याचं एकच नाव आहे, म्हणजे देवेंद्र फडणवीस. बाकी दुसरं कुठलंच नाव निघत नाही. ते स्वतःला काय म्हणतात, ते या नवीन युगाचे अभिमन्यू आहेत. अहो कसलं अभिमन्यू? तुम्ही चक्रव्यूहामध्ये आज जाऊ शकता, पण सामान्य लोकांना चक्रव्यूहातून बाहेर काढू शकता का? अजिबात नाही. महागाईचं चक्रव्यूह, याच्यातून तुम्ही लोकांना बाहेर काढू शकता का? नाही काढू शकत. तर देवेंद्र फडणवीस साहेब, तुम्ही या नवीन युगाचे अभिमन्यू मात्र नाहीत, पण तुम्ही नक्कीच या नवीन युगाचे जनरल डायर आहात. रोहित पवार के इस बयान पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी भी खूब आग बबूला हुई। स्मृति ईरानी ने महाविकास आघाड़ी को भाषा की मर्यादा रखने की हिदायत दी। रोहित पवार ने एक वक्तव्य किया है, एक चीज कही है जहां पर देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जनरल डायर से कंपेयर किया है। क्या कोई मुद्दा नहीं रहा, इसी के लिए इस तरीके की जो है वो वक्तव्य किया जा रहा है? मुद्दाविहीन लोग ही उस व्यक्ति पर कटाक्ष करते हैं जो विकास से युक्त राजनीति करता है। और वो सजग व्यक्ति हैं, वो सार्थक हैं, वो अपने काम पर बने हुए डटे हुए विकास के मुद्दों। महाराष्ट्र में सत्ता के इस सियासी खेल में नेता सारी हदें लांघ रहे हैं। एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए जबानी जंग भी तेज हो गई है। मतदाताओं को लुभाने के लिए लुभावने वादे किए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी आम लोगों के हाथ में है। देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की आम जनता किसको जीत का ताज पहनाती है और किसको कुर्सी से नीचे गिराती है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए कहा है कि महायुति को इस बार 155 से 160 सीटों पर जीत हासिल होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर महायुति की सरकार आई तो राज ठाकरे उस सरकार का हिस्सा हो सकते हैं और हरियाणा की ही तरह महाराष्ट्र में ओबीसी फैक्टर बीजेपी के साथ होगा। उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े ने। नमस्कार, मैं हूं रौनक कुकड़े। एनडीटीवी इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव प्रचार शबाब पर है, लेकिन मुख्य तौर पर सभी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी जीत का दावा करती दिखाई दे रही है। और इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा आपसे पहला सवाल है कि क्या माहौल है महाराष्ट्र के चुनाव का? अगर माहौल देखते हैं तो एक महीने पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि पूरी मेजॉरिटी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आज दिवाली के बाद जब प्रचार अच्छा शुरू हुआ है तो ये लग रहा है कि महायुति को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी। 155-160 तक भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई पहुंच जाएगी। लेकिन क्या आधार पर आप इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव देखे जिसमें आप लोग लगातार दावा कर रहे थे कि लगभग 30 से 32 सीटें आप जीतेंगे लोकसभा की, लेकिन आप लोग का सफाया हो गया महाविकास आघाड़ी को एज। तो क्या ये लाड़की बहन का इफेक्ट दिख रहा है आपको? नहीं, लोकसभा में जो वोटिंग पैटर्न हुआ उस वोटिंग पैटर्न को भी अगर देखते हैं कि सीटें भली महायुति की कम आई, लेकिन वोट शेयर 0.03% कम था। वो ही वोट अभी गिरते हैं। तो इस बार एमआईएम, समाजवादी पार्टी, वंचित, बंडखोर अपक्ष ये बचा हुआ 10-12% वोट तो ले ही लेंगे और उसी कारण फिर बराबर संख्या उल्टी हो जाएगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 160
155, 160 तक पक्का जीतेंगे। और एक बात मैं रौनक जी आपको कहना चाहूँगा कि महायुति ने पॉलिटिक्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट, इसका एक अच्छा ब्लेंडिंग किया है। पॉलिटिक्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कोस्टल रोड है, मेट्रो है, हाईवेज है, ये सब बातें इनडायरेक्टली लोगों को लाभ पहुंचाती है। जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी, तो गांव में सड़क नहीं पहुंची, तो गांव का छात्र एसटी बस से पढ़ाई करने के लिए दूर जाने लगा। कोई मरीज सीरियस है तो अस्पताल पहुंचने लगा। किसानों का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट जाने लगा, किसान की वहाँ पर पैसा जमा होने लगा। ये इनडायरेक्ट बेनिफिट था। और डायरेक्ट बेनिफिट लाडली बहना योजना, किसान को जीरो बिल, उज्ज्वला योजना जो सीधे उसके जेब में जा रहा है, किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये सालाना उसके जेब में जाना, ये डायरेक्ट बेनिफिट है। ये दोनों का एक संगम इस प्रकार हुआ है कि इस विधानसभा चुनाव में महायुति को एक अच्छा बहुमत प्राप्त करा देगी। मुंबई आपको लाना चाहता हूँ। मुंबई में राज ठाकरे के बेटे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि माहिम इलाके में आप लोग का जो गणित था वो थोड़ा बिगड़ गया? आप लोग वहाँ पर अगर उम्मीदवार नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में आपको समर्थन देने का ऐलान किया था, भरपाई हो सकती थी। लोकसभा में जिस प्रकार बिनशर्त समर्थन राज ठाकरे जी ने दिया, उसके बदले में हम विधानसभा में कुछ सीटों पर उनको सहायता करें, ये हुआ। उसमें प्रभा देवी माहिम की भी बात थी, लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे और सदा सरवणकर जी का ये कहना पड़ा कि अगर उनका कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है तो उबाटा को लाभ होगा, अगर खड़ा होता है तो इधर वो आता है या अमित आता है, इसलिए हम खड़े हैं। अभी भी आजकल में कुछ चर्चा होगी, उसमें कुछ निर्णय होगा। लेकिन अब तो कोई फॉर्म वापस नहीं ले सकता क्या? कैंपेन तो विड्रॉ हो ही सकता है, मतलब आप चर्चा होने वाली है। बड़ा बयान दे रहे हैं कि हो सकता है अगर इस पर कोई फैसला हो जाए। अगर फैसला होता है तो कैंपेन विड्रॉ हो सकता है। एक सवाल ये है कि राज ठाकरे चूंकि वो भी एक हिंदुत्ववादी टाइप का प्रचार कर रहे हैं, उनकी इमेज भी उस तरह की हो गई है। आपको लगता है कि पोस्ट पोल कोई चांसेस है कि राज ठाकरे अगर आपकी सरकार आती है तो महायुति सरकार में वो शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि भाई हम इस सरकार में ज्वाइन हो जाएंगे और सरकार में रहकर महाराष्ट्र का विकास करेंगे। और उधर झारखंड में भी चुनावी पारा बिल्कुल हाई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स टीम ने सुनील श्रीवास्तव और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। रांची, जमशेदपुर के कई ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे हुए हैं और टैक्स चोरी का मामला ये बताया जा रहा है वित्तीय अनियमितताओं से भी जुड़ा हुआ है। बीते एक हफ्ते में केंद्रीय एजेंसियों की झारखंड में ये दूसरी छापेमारी है। इसके पहले स्टोन माइनिंग के मामले में सीबीआई ने हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की थी। छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश, 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी, 61 कारतूस और बड़ी मात्रा में सेल डीड मिली थी। और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हर एजेंसी, हर संगठन का अपना अपना काम होता है और वो अपना काम कर रही हैं। इनकम टैक्स वालों का अपना काम है, जैसे हम लोगों का अपना काम है चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो जिसका जो काम होता है वो अपना काम करता है, उसमें किसी को कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एजेंसी, हर संगठन का अपना अपना काम होता है, वो करता है। जैसे चुनाव का समय है, हम सब लोग चुनाव काम में लगे हुए हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधियों को चुनाव से ठीक पहले निशाना बनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ और जिस जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होती है। चुनाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी एजेंसी हैं उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई होती है, और ये कोई नई बात नहीं है। आपको इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस राज्य में अभी हाजिर हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारा भारत में खबरें जारी रहेंगी।
आप देख रहे हैं हमारा भारत। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अब बोली, उम्र और ड्रेस की एंट्री भी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के गढ़ में उन्हें नाबालिग कह दिया। वैसे इस राउंड की शुरुआत अखिलेश यादव ने ही की है। उन्होंने कहा कि योगी कपड़ों से नहीं अपनी बोली से पहचाने जाते हैं। योगी इन दोनों ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज उन्होंने करहल जाकर अखिलेश यादव के भतीजे को हराने की अपील की है। समाजवादी पार्टी पिछली बार अखिलेश यादव को इसी सीट से विधायक बनाकर उसने भेजा था। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर इस बार उपचुनाव हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ। यूपी का ये उपचुनाव योगी सरकार के लिए अभी नहीं तो फिर कभी नहीं जैसा है, या फिर यूं कह लीजिए कि किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से बीजेपी दम दिखाने को बेताब है, तो समाजवादी पार्टी अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखने की जुगत में है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ करहल में थे। यहां से उनके भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने अखिलेश के जीजा अनुजेश को चुनाव में उतारा है। दांव ये है कि यादव वोटों के बंटवारे से बीजेपी का काम बन सकता है। ठीक 22 साल पहले ऐसा ही हुआ था। मंच संभालते ही सीएम योगी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अभी पालित नहीं हुआ है, इसीलिए कभी-कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेरपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। अखिलेश यादव ने अब तक सिर्फ गाजियाबाद में ही चुनावी रैली की है। ये सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। आज उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के योगी होने पर ही सवाल उठा दिया। जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। यूपी की पूरी चुनावी लड़ाई हिंदुत्व बनाम पीडीए की है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हाथ जला चुकी बीजेपी ने इस बार हिंदुत्व के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग भी की है। पार्टी ने ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बटेंगे तो कटेंगे के योगी आदित्यनाथ के नारे के साथ बीजेपी ने हिंदुत्व का पिच तैयार कर लिया है। मुकाबले में समाजवादी पार्टी ने भी जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा लॉन्च कर दिया है। यूपी का पूरा राजनीतिक गुणागणित 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। तब तक समाजवादी पार्टी अपने पास होने का माहौल बनाए रखना चाहती है। इसीलिए तो अखिलेश यादव कहते रहते हैं कि योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जबकि बीजेपी ये माहौल बनाने में जुटी है कि यूपी में तो बस एनडीए ही है। पंकज झा, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जानेंगे कि समोसा आखिर किसने खाया, इसकी तफ्तीश हिमाचल में कहां तक पहुंची। और अब समोसे, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए खतरे का सबब हैं या नहीं, इस पर सीआईडी की जांच हो रही है। समोसे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए मंगाए गए थे, लेकिन ये समोसे कैसे किसी दूसरे कर्मचारी की प्लेट तक पहुंच गए, इस पर तफ्तीश जारी है। गर्म समोसे से कई बार मुंह जल जाता है, लेकिन समोसे का इंतजार कभी कभी सरकार का दिल जला सकता है। हिमाचल में सुक्खू सरकार के साथ कुछ यही होता लग रहा है। सुक्खू जी के लिए समोसा मंगाया गया, वो कोई और खा गया। किस्सा कुछ यूं है कि 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सीआईडी मुख्यालय गए। उनके स्वागत के लिए लक्कड़ बाजार के रेडिसन ब्लू से समोसे और केक के 3 डब्बे मंगाए गए।
लेकिन ये स्वादिष्ट नाश्ता मुख्यमंत्री तक पहुंचा ही नहीं। ये समोसे और केक कहां चले गए, सीआईडी ने इसकी जांच की। इसके लिए डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को लगाया गया। पता चला कि गफलत में मुख्यमंत्री का नाश्ता उनकी सुरक्षा टीम को परोस दिया गया, लेकिन समोसों की इस गुमशुदगी की जांच कराने वाली सीआईडी ने इसे सरकारी हितों के खिलाफ करार दिया। मामले ने तूल पकड़ा और बीजेपी के युवा मोर्चा ने शनिवार को समोसा मार्च निकालकर सुक्खू की तस्वीर को समोसा खिलाया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने भाषण में चुटकी ली। हमारे हिमाचल ने कहा युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे, बेरोजगार दर घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। कहा नौकरी देंगे, कहा भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। वहां आजकल समोसा किसने खाया इसकी जांच हो रही है। समोसा किसने खाया इसकी जांच हो रही है। ऐसी सरकारें आई। अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट करके पूछा कि समोसा ट्रेंड क्यों कर रहा है, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें उसी अंदाज में जवाब दिया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में बहुत खिलाड़ी ने मुझे समोसा तो मैंने कहा कि यहाँ समोसे की राजनीति हो रही है कि रोजगार, विकास, महिलाओं का सम्मान की राजनीति। सीआईडी भी अब इसे अपना अंदरूनी मामला बता रही है। इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से, कि ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट। बीते दिनों हिमाचल आर्थिक तंगी के लिए सुर्खियों में रहा। खबर यहां तक उड़ी कि सरकार टॉयलेट सीट पर टैक्स लगा रही है। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने वेतन लेना तक टाल दिया। ऐसे में जो समोसे मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं पाए, वही उनको महंगे पड़ते दिख रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए शिमला से वीडी शर्मा की रिपोर्ट। और इधर शुक्रवार देर रात को उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर और ज्योति नगर में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने जांच कर 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देश की राजधानी की सड़कों पर बढ़ रही आपराधिक वारदातें चिंता का सबब है। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों का कहर। फिर एक बार गोलियों की आवाजें गूंजी। दिल्ली में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बार कबीर नगर में कारोबारी नदीम अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूटी पर सवार खाना लेने जा रहा था। तभी बाइक पर 3 लोग आए और नदीम को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें नदीम की मौत हो गई। गोलियां साथ बैठे दोस्त को भी लगी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नदीम अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूटी से इसी जगह से निकल रहा था। आप मेरे पीछे जो दुकान देख रहे हैं, ये दिया मेडिकोज की दुकान है और इसी गली से निकलते समय बाइक पर 3 नाबालिग सवार आए। उन्होंने धनाधन फायरिंग शुरू कर दी। इस हादसे में नदीम की जान चली गई और उसके जो दोस्त है उसके पैर पर गोली लग गई, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद गोली चलाने वाले बदमाश नदीम की स्कूटी अपने साथ ले गए और ज्योति नगर पहुंचे, जहां राहुल नाम के शख्स के घर के बाहर हवाई फायरिंग की। हालांकि इस गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। 3 हमने अक्यूज पर्सन्स को पकड़ लिया है और अभी आगे की जांच है। देखिए, दोनों ही आरोपी जो दोनों इंसिडेंट एक ही आरोपी थे, एक ही जगह के, ऐसा लग रहा है। अभी इस पे फर्दर चल रहा है, लेकिन एक ही इंसिडेंट ऐसा लग रहा है। दिल्ली पुलिस ने दोनों मामलों की तफ्तीश करने के बाद 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वजह पैसे का लेन देन मालूम होता है। दिल्ली में फायरिंग की ये पहली घटना नहीं है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और अधिकतर मामलों में आरोपी नाबालिग होते हैं। दिल्ली पुलिस को ऐसे आरोपियों के खिलाफ लगाम कसनी होगी ताकि इस तरह की वारदात को दोबारा ना दोहराया जा सके। दिल्ली से अपने सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर और अपने कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं शुभांक सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। इसमें एक सुखद संयोग भी है और ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्ष के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। इस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था, वो हम सब साकार होते देख रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड ने हम सभी को, भाजपा को हमेशा खूब सारा प्यार दिया है, अपनत्व दिया है। भाजपा भी देवभूमि की सेवा की भावना से उत्तराखंड के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। परिणाम लॉ एसोसिएट के मैनेजिंग पार्टनर और मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष हितेश जैन ने एक्स पर भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि भारत की मुख्य वित्तीय सेवा कंपनी मोतीलाल ओसवाल की ताज़ा रिपोर्ट में पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी के रणनीतिक सुधारों की बदौलत हुए भारत के मजबूत वित्तीय सफर की झलक मिलती है। राहुल गांधी के लगातार हमलों और हिंडनबर्ग की आलोचनात्मक रिपोर्टों के बीच इसमें ठोस सबूत मिलता है कि भारत का सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े कंपनी समूह तक ये एकाधिकार की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक राष्ट्र की जो वैश्विक निवेश का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। 2047 तक विकसित भारत कोई सपना नहीं है, इस राह पर हम चल रहे हैं, सभी कारोबारों को सशक्त करते हुए और भारत के भविष्य को बनाते हुए। स्टार्टअप से लेकर बड़ी पूंजी वाली कंपनियों तक के समावेशी विकास की ये रिपोर्ट राहुल गांधी के एकाधिकार के दावों को भी गलत ठहराती है। भारत की अर्थव्यवस्था ढांचागत विकास के कारण फल फूल रही है, जहां सभी तरह के कारोबारों के लिए शानदार माहौल है। खबर दिल्ली की, जहां पर फिर से 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और सोमवार से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली में काफ़ी समय से परमानेंट बहाली के लिए बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जूझ रहे थे। मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या कहा इस मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। आज बस मार्शल्स को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि आने वाले कुछ ही दिन में उनकी स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव एलजी साहब को भेजा जाएगा, लेकिन जब तक उनकी स्थायी नियुक्ति नहीं होती, फरवरी के महीने तक इन सब बस मार्शल्स को पोल्यूशन के खिलाफ जो मुहिम दिल्ली सरकार ने चलाई है उसमें लगाया जाएगा। आज ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने पास किया है, जिसमें 10,000 बस मार्शल्स एवं जो और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे, जिनको अक्टूबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाला गया, उनको अगले 4 महीने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल रिलेटेड कार्यों के लिए रखा जाएगा। हमारा भारत में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।